हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 कास्ट एंड इनइक्वालिटीज के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या कास्ट इनइक्वालिटीज आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है और इसको खत्म करने के क्या स्टेप्स हैं? तो इसका आंसर है हाँ। आप इस चीज को बहुत जगह देख भी सकते हैं, जैसे पहला मैरिज। इंडिया में आज भी मोस्टली लोग अपनी कास्ट में ही मैरिज करना पसंद करते हैं। दूसरा अनटचेबिलिटी। इवन दो अनटचेबिलिटी इंडिया में बैन है, फिर भी कुछ जगहों में स्पेशली रूरल एरियाज में आज भी अनटचेबिलिटी प्रेजेंट है। तीसरा है एजुकेशन। लोअर कास्ट के लोगों में एजुकेशन की पहुंच आज भी लिमिटेड है। चौथा इकोनॉमिक स्टेटस। आज भी लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। गरीब लोग मोस्टली लोअर कास्ट से आते हैं, जबकि हायर कास्ट वाले लोग मोस्टली रिच होते हैं। पांचवा हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज। सेंचुरीज से कास्ट के कारण कुछ लोगों को एडवांटेज और कुछ लोगों को डिसएडवांटेज मिला है, और ये सच हमको आज भी दिखता है। चलिए जानते हैं कुछ स्टेप्स जिनसे हम कास्ट इनइक्वालिटीज को अबॉलिश कर सकते हैं। पहला एजुकेशन। एजुकेशन को प्रमोट करके कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है। सेकंड लॉज एंड पॉलिसीज। ऐसे लॉज और पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करते हो। तीसरा अवेयरनेस। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, और साथ ही यूनिटी और इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। अगला पब्लिक कंडमनेशन। ग्रुप्स जो दलित और रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्राइम करते हैं उनको पब्लिकली कंडम करना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगला इंटरकास्ट मैरिजेस। इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करके कास्ट बैरियर तोड़े जा सकते हैं। अगला रिजर्वेशंस। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सीट रिजर्व करनी चाहिए ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन और अपलिफ्टमेंट हो। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। वहीं आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट में इक्वल ट्रीटमेंट इंश्योर करता है, और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। हिस्टोरिकली कास्ट सिस्टम लोगों को उनके प्रोफेशन के बेसिस पे कैटेगराइज करता था, लेकिन बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन गई क्योंकि ये बाद में बर्थ के बेसिस पे हो गया, और समय के साथ इसको रिलीजियस सपोर्ट मिलने लगा। ये लोगों को डिफरेंट स्टेटस में डिवाइड करता था। इस इनजस्टिस को काउंटर करने और इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है सेकुलरिज्म होता क्या है और उसके फीचर्स क्या है इंडिया में? सेकुलरिज्म एक प्रिंसिपल है जो किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन के अगेंस्ट है। इंडिया के कंटेक्स्ट में इसका मतलब है कि स्टेट रिलीजियस मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करता। सेकुलरिज्म एंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल को अपने पसंद के धर्म को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम हो बिना किसी स्टेट इंटरवेंशन के। सेकुलरिज्म सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये इंडिया के फाउंडेशन का हिस्सा है। चलिए अब जानते हैं सेकुलरिज्म के फीचर्स इंडिया में। पहला इक्वल रिस्पेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी रिलीजियस को इक्वल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन देता है। अगला है नो ऑफिशियल रिलीजन। बहुत सारी कंट्रीज की तरह इंडिया में भी कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। अगला है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। इंडिया में हर इंडिविजुअल को किसी भी धर्म को प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने का राइट है। अगला नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है कि कभी भी किसी भी रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगला है नॉन इंटरफेरेंस। स्टेट किसी भी रिलीजन की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करता, जिससे रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर्सनल रहते हैं। स्टेट सभी रिलीजन से डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है एक लिमिट तक, लेकिन अगर कुछ प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी लगे, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या सती जैसी प्रैक्टिसेस, तो कोर्ट्स रिलीजियस अफेयर में इंटरवीन कर सकता है जस्टिस एंश्योर करने के लिए। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी रिलीजन को इक्वालिटी की गारंटी देता है और किसी भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। यह एंश्योर करता है कि सेकुलरिज्म असली रूप में प्रैक्टिस होती रहे। अगला हार्मोनी ओवर सेपरेशन। इंडियन सेकुलरिज्म सभी धर्मों के बीच हार्मोनी पर फोकस करता है, न कि स्टेट और धर्म के स्ट्रिक्ट सेपरेशन पर। असल में इंडिया में सेकुलरिज्म ये एंश्योर करता है कि हर इंसान को रिलीजियस फ्रीडम मिले, और स्टेट सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है बिना किसी फेवर या डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर। अगला क्वेश्चन है वुमेन्स लैगिंग बिहाइंड मैन इन इंडिया। मतलब भारत में महिलाएं आज भी पुरुषों से पीछे हैं। इंडिया में 1947 के बाद कई एरियाज में बड़ी प्रोग्रेस हुई, लेकिन महिलाएं आज भी पुरुषों से पीछे हैं इंडिया में कुछ सोसाइटल नॉर्म्स और प्रैक्टिस के कारण। चलिए जानते हैं कुछ एरियाज जहाँ पे वुमेन मैन से आज भी पीछे हैं। पहला एजुकेशन। फीमेल लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट हुआ है और अब प्राइमरी स्कूल्स में लगभग इक्वल गर्ल्स का एनरोलमेंट है, लेकिन गर्ल्स की लिटरेसी रेट अभी भी बॉयज से कम है। हायर एजुकेशन में तो लड़कियों का एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। अगला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। वुमेन का फॉर्मल सेक्टर्स और लीडरशिप रोल्स में ग्रेजुअली परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम है। सिर्फ लगभग 20% ही वुमेन वर्क फोर्स में है। अगला पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल गवर्नेंस में वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन है, लेकिन आज भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में उनकी कम रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में सिर्फ 14% सीट ही वुमेन के पास है। अगला हेल्थ। मैटरनल डेथ्स में कमी आई है
और अब हॉस्पिटल में डिलीवरीज को प्रमोट किया जाता है, लेकिन आज भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड मैरिजेस और मेल न्यूट्रिशन जैसे इश्यूज बने हुए हैं। अगला, सेफ्टी और सोशल नॉर्म्स। वुमेन प्रोटेक्शन के लिए आज भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, लेकिन आज भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का हाई रेट है और डाउरी जैसे पैट्रियार्कल नॉर्म्स आज भी प्रेजेंट हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे मेन को वुमेन के कंपैरिजन में ज्यादा पावर और वैल्यू मिलती है। अगला है सेक्स रेशियो। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो में मेल चिल्ड्रन की प्रेफरेंस दिखती है। 2011 में 943 फीमेल्स थी 1000 मेल्स के कंपैरिजन में। आज भी बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन जरूरी है ये समझना कि वुमेन हर फील्ड में किस तरह से प्रोग्रेस कर रही हैं, बैरियर तोड़ रही हैं और सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज कर रही हैं। इन डिफरेंसेस को कम करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं और जेंडर इक्वालिटी प्रमोट की जा रही है। अगला क्वेश्चन है वुमेन्स की पॉलिटिक्स में कम पार्टिसिपेशन, उसके क्या कारण है और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इंडियन वुमेन का लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेशन का रैंक बहुत लो है। लोकसभा में वुमेन का पार्टिसिपेशन लगातार 15% से नीचे रहता है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में सिचुएशन थोड़ी बेहतर है क्योंकि वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं। इसी कारण रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में 10 लाख से ज्यादा वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चिंता के कारण है, जैसे कि पहला, वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन। जो लगभग 68.5 करोड़ के आसपास है, उनको कम रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो उनके यूनिक एक्सपीरियंस और चैलेंजेस ठीक से एड्रेस नहीं हो पाते। इसके कारण डेमोक्रेटिक डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। अगला, फोकस ऑन पॉलिसीज। फीमेल लेजिस्लेटर्स अक्सर वुमेन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले इश्यूज पर फोकस करती हैं, जैसे कि मैटरनल हेल्थ और जेंडर बेस्ड वायलेंस। कम रिप्रेजेंटेशन होने के कारण इन इश्यूज को कम अटेंशन मिलती है। अगला, रोल मॉडल्स एंड सोसाइटल परसेप्शंस। फीमेल लेजिस्लेटर्स रोल मॉडल की तरह काम करती हैं और सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं। उनका अब्सेंस स्टीरियोटाइप को बरकरार रखता है। चलिए अब जानते हैं वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बेहतर करने के कुछ सॉल्यूशंस। पहला, इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को इंक्रीज करके वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है और उन्हें पॉलिटिकली एक्टिव भी बनाया जा सकता है। अगला, रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इन बॉडीज में वुमेन के लिए सीट रिजर्व करने से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अगला, लीगल बाइंडिंग्स। लॉज इंप्लीमेंट करके इलेक्टेड बॉडीज में वुमेन का सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन एंश्योर किया जा सकता है। अगला, रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज को एनकरेज या मैंडेट करना चाहिए ताकि वुमेन मेंबर्स को उनके कैंडिडेट लिस्ट में डिसेंट अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिले। पॉलिटिक्स में वुमेन की कम रिप्रेजेंटेशन देश के पोटेंशियल को लिमिट करती है। वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने से देश का विकास तेजी से होगा। अगला क्वेश्चन है कास्ट इन पॉलिटिक्स और उसको रोकने के उपाय। इंडियन पॉलिटिक्स कास्ट सिस्टम से बहुत डीपली जुड़ी हुई है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहला, कैंडिडेट सिलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर ऐसे कैंडिडेट चुनती हैं जो एरिया के मेजोरिटी रिलीजन के हों ताकि उनको वोट्स मिल जाएं। अगला, इलेक्शन अपील्स। पार्टीज और कैंडिडेट्स पर्टिकुलर कास्ट के लोगों का इमोशन का फायदा उठाकर वोट सिक्योर करते हैं। कुछ पार्टीज को तो स्पेसिफिक कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में ही देखा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को रोकने के कुछ सॉल्यूशंस। सबसे पहला, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू कास्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज को प्रमोट करना चाहिए। अगला, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे अल्टरनेटिव इलेक्टोरल सिस्टम पर डिस्कशन हो ताकि डाइवर्स पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो सके। अगला, डिसेंट्रलाइजेशन। पावर को लोकल बॉडीज में ट्रांसफर करना चाहिए ताकि लोकल इश्यूज पे फोकस हो, ना कि कास्ट पर। अगला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सबको बेनिफिट देने वाली डेवलपमेंटल पॉलिसीज को लाना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स में कास्ट का रेलेवेंस कम हो। अगला, रेगुलेशन इन कैंपेन्स। वो कैंपेन्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए जो कास्ट बेस्ड एजेंडास को प्रमोट करते हो। अगला, रिव्यूज इन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स को पीरियोडिकली एसेस करना चाहिए ताकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कम हो। अगला, इंटरकास्ट डायलॉग। डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के बीच इंटरेक्शंस एनकरेज होनी चाहिए ताकि उनके बीच के डिफरेंसेस कम हो। अगला, रोल ऑफ मीडिया। मीडिया को डेवलपमेंटल इश्यूज पर फोकस करना चाहिए, ना कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर। अगला, अल्टरनेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट्स। वो पार्टीज या मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए जो डेवलपमेंट को कास्ट से ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। अगला, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिशियन के कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस को कास्ट से ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। हालांकि हिस्टोरिकली कास्ट ने पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करा है, बट इसको चेंज करना पॉसिबल है एजुकेशन की हेल्प से। ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स और प्रॉपर एजुकेशन से इनको चेंज करना पॉसिबल है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारा फेडरलिज्म का वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि हमारे पेज पे अवेलेबल है। हर टॉपिक की पीडीएफ लिंक हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पर अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।